एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हमने देखा था कि एग्रीकल्चर में हम अभी किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने देखा कि मेडिकल फील्ड में भी हमारा बायोटेक्नोलॉजी बहुत काम आ रहा है। हमने देखा कुछ रिसर्च वर्क चल रहा है अपना ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर, और ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमको बहुत सारा प्रोडक्ट भी दे रहे हैं। मैंने एक रोजी काऊ का आपको प्रोडक्ट बताया था, ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन। मिल्क में ये प्रोटीन काफ़ी इनरिच होती है, बहुत न्यूट्रिटिव वैल्यू वाला होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें आपको समझ में आई होंगी। एग्रीकल्चर में ख़ास तौर पे बीटी कॉटन था, पेस्ट रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट कैसे तैयार किया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए की मदद से कैसे डिफेंस होता है, एक यूकैरियोटिक सेल कैसे अपने आप को सुरक्षित रखती है इन्फेक्शन से। तो वो आरएनए इंटरफेरेंस था। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन आप एक बार बुक का लैंग्वेज पढ़िएगा, बहुत सिंपल है। समझने की कोशिश करना, रटना नहीं है, समझने की कोशिश करना, आप आसानी से वो कर पाएंगे। देखिए 100% इधर से 3 नंबर नहीं तो 5 नंबर का ही क्वेश्चन बनना ही बनना है। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ जो क्वेश्चन होता है वो या तो बीटी कॉटन होता है, या वो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट होता है, या इंसुलिन होता है। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से मोस्ट प्रोबेबल 3 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आना है, इसलिए आप ये तीनों टॉपिक अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अभी लास्ट एंड फाइनल जो एक टॉपिक बचा है हमारा एथिकल इश्यूज, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। एथिकल इश्यूज एक्चुअली ये एक जनरल टॉपिक है, और इसमें से 1 नंबर का कोई सवाल फ्रेम कर सकता है, 1 नंबर 2 नंबर में भी कर सकता है। वो थोड़ा सा हम बात करेंगे क्या होता है एथिकल इश्यूज, इसके बारे में बात करेंगे। एथिकल का मतलब होता है नैतिक। एथिकल का मतलब क्या होता है? नैतिक। नैतिक जिम्मेदारी हमारा फिक्स होना चाहिए। एथिकल को हिंदी में बोल दिया नैतिक। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने एक नॉर्मल काऊ को चेंज कर दिया, उसका वैरायटी ही चेंज कर दिया, उसको मॉडिफाइड कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि नेचर के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि नेचर हमको आगे चलकर इसका बहुत बड़ा पनिशमेंट देने वाली होगी? अगर हम हर चीज को चेंज करते चले जाएंगे तो नेचर ने जो बनाया वो तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हर चीज को अगर आप चेंज करेंगे अनकंट्रोल्ड वे से, आपने पौधों को चेंज करना शुरू कर दिया, आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चेंज करना शुरू कर दिया, आपने एनिमल को चेंज करना शुरू कर दिया, इवन आपने ह्यूमन बींग्स को चेंज करना शुरू कर दिया, तो क्या हो जाएगा? हमारा नेचुरल सिस्टम, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा इकोसिस्टम खराब हो जाए? हमको ये चीज पे ध्यान देना है। हमारा कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनता है इस नेचर के लिए। नेचर ने हमको बनाया और हम नेचर की बनाई हुई चीजों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। किस हद तक ये मॉडिफिकेशन ठीक है? कहां पर हमको ये मॉडिफिकेशन रोक देना चाहिए? ये सब कंट्रोल्ड होना चाहिए। अगर हर व्यक्ति को, कोई भी साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है लैब में, अगर उसको आपने फ्रीज कर दिया, अगर उसको इंडिपेंडेंट कर दिया, तो किसी भी चीज को चेंज करने की कोशिश करने लगेगा, कोई भी जीन किसी में भी डालने की कोशिश करेगा। और ऐसे अगर करता रहा तो हमारा नेचुरल जो स्पीसीज हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे कुछ इश्यूज की हम बात करेंगे। क्या इनको करना ठीक है? तो आंसर आएगा नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें केवल उस हद तक ही मॉडिफिकेशन करना है जिस हद तक हमारी नेचर ज्यादा प्रभावित ना हो। हमें कोई ऐसा कंट्रोलिंग एजेंसी डेवलप करना चाहिए जो इन एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल करे कि क्या करना ठीक होगा और क्या नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर एक कंट्रोल करने वाला ऑर्गेनाइजेशन हमको चाहिए। हम इनको फ्री नहीं कर सकते।
अगर फ्री कर दिया तो ह्यूमन बींग्स को ही चेंज करना शुरू कर देंगे लोग, और ह्यूमन बींग्स की स्पीसीज न जाने क्या विचित्र बन जाएगी, यानी कौन कौन से जीन इसमें फिक्स कर देंगे और जाने कौन से ओरिजिनल जीन हमारे खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये सब कंट्रोल्ड प्रोसेस होना चाहिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि नेचर ने जिसको जैसा बनाया उसको ऐसा ही बनाए रखने की हमें कोशिश करना चाहिए। हम ह्यूमन बींग्स अपने इस्तेमाल के लिए अगर ऐसा मॉडिफिकेशन कर रहे तो उसको सोचना है, उसको इवेलुएट करना है कि क्या ये सही है, और ऐसा काम करता है हमारी एक नेशनल लेवल पे हमने एजेंसी बनाई है, और वो एजेंसी ये पूरा वेरिफिकेशन करती है, चेक करती है कि जो भी एक्सपेरिमेंट अभी किया जा रहा है वो लीगल है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक नंबर में इस एजेंसी का नाम पूछा जाता है GEAC। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट के ऊपर कंट्रोल करती है। GEAC का पूरा नाम क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर जेनेटिक मॉडिफिकेशन से संबंधित करना है किसी भी साइंटिस्ट को अगर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना है तो पहले अपना प्रस्ताव GEAC के सामने रखना पड़ता है। पहले अपना प्रपोजल दीजिए GEAC के सामने कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, यहां से मुझे जीन लेना है, ये जीन ये काम करता है और मैं इस स्पीसीज में इसको डालना चाहता हूं ताकि मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाए। ऐसा आपको एक प्रपोजल तैयार करना है और ये प्रपोजल GEAC के सामने रखना है। अगर GEAC की कमिटी उसको जब वेरीफाई करेगी और ये जानेगी कि वाकई में इसमें हमारी नेचर को, हमारे इकोसिस्टम को, आने वाले फ्यूचर को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तो इसको अप्रूव कर देगी। और जब ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं ये एक्सपेरिमेंट आगे आने वाले फ्यूचर के लिए सेफ नहीं है, ऐसा करना ठीक नहीं है, तो ये फिर इसको रिजेक्ट कर देगी। अगर एक बार ये प्रपोजल आपका रिजेक्ट हो गया तो आप इस एक्सपेरिमेंट को कभी नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो कानूनी रूप से आपके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी और आपका सभी एक्सपेरिमेंट जो भी है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते। Without permission of GEAC, you cannot modify any gene of any living organism. तो इस तरह का कंट्रोलिंग वाकई में होना चाहिए, ये हमको समझना है। तो ऐसे ही कुछ इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए हमारा GEAC लगातार काम कर रहा है। कोई भी लैब में बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित टूल्स को परचेज भी अगर करना है, जो टूल्स को अगर आपको परचेज भी करना है तो भी आपको प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ती है कि यहाँ पर ये लैब है, इस लैब में बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं। ये लैब आपके रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड लैब। ऐसा नहीं है कि कोई भी लैब में आप ये मॉडिफिकेशन वाला काम शुरू कर दें, ऐसा नहीं होना है। ठीक है, तो ये कंट्रोलिंग होना क्या वाकई में जरूरी है? आपको समझ में आया? बिल्कुल ये होना जरूरी है, नहीं तो हम किसी भी स्पीसीज को किसी भी हद तक चेंज कर देंगे जो कि ठीक नहीं होगा। उस स्पीसीज का क्या गलती है बेचारा, प्रकृति ने उसको जैसा बनाया, आपने उसको जबरदस्ती चेंज कर दिया और उसको जबरदस्ती अपने हिसाब से आप मॉडिफाइड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपका एथिकल तो नहीं है, आपका नैतिक नहीं बनता ये सब ऐसा करना। तो वो अप्रूवल कमेटी इस सबको डिसाइड करती है। मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक थोड़ा सा समझ में आया होगा। चलिए, एक तो ये बात हो गई, कुछ इस तरह के इश्यूज थे। अब मैं एक दूसरे इश्यूज की बात कर रहा हूं। दूसरा इश्यूज क्या है कि हम बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत पुराने समय से यूज करते चले आ रहे हैं। और रिसोर्सेज में बहुत सारे अच्छे अच्छे जीन्स मौजूद थे, बहुत अच्छे अच्छे जीन्स मौजूद थे।
हमने उनको बस यूज किया, खास ध्यान नहीं रखा उनका, हमने कोई प्रॉपर केयर नहीं किया। इसलिए अभी नए मॉडर्न जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसमें क्या हो रहा है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, जिससे हम बहुत पुराने समय से इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ प्राइवेट कंपनियों ने अपने नाम से रजिस्टर्ड कर लिया उन रिसोर्सेज को। उन्होंने बोला कि ये प्रोडक्ट तो हमने बनाया है। वो बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट हमने बनाया है, हमने मॉडिफिकेशन किया है, और इसके जो भी प्रोडक्ट हैं इनका बेनिफिट हमको मिलना चाहिए। वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर एक तरह से मालिकाना कब्जा कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी। जैसे एक एग्जांपल हम आपको समझाएं, हमारे इंडिया में लगभग 2 लाख से भी ज्यादा वैरायटी मौजूद है राइस की, चावल की। हमारे इंडिया में बासमती चावल पाया जाता है, बासमती चावल। इसका एक स्पेसिफिक एरोमा होता है, एक स्पेसिफिक कलर होता है, और साइज, जो ग्रेन्यूल्स का साइज है वो बहुत यूनिक होता है। लगभग 27 टाइप की वैरायटी इंडिया में बासमती चावल की पाई जाती हैं। ये बहुत पुराने समय से चावल का इस्तेमाल हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है। आप सुनते होंगे रामायण महाभारत की कहानियों में भी वहाँ चंदन लगा के चावल का तिलक लगाते हैं, चावल लगाते हैं उसमें। हाँ, हमारे बहुत सारे पुराने साहित्य में, कहानियों में, कविताओं में इस चावल का वर्णन है, बासमती चावल का। हमारा इंडिया कब से इनको यूज कर रहा है। एक स्पेसिफिक एरोमा, एक स्पेसिफिक क्वालिटी होता है बासमती चावल का। 2 लाख से भी ज्यादा वैरायटी चावल की इंडिया में मौजूद है, लेकिन अमेरिका ने क्या किया, अपनी लोकल वहां की वैरायटी के साथ हमारी बासमती राइस को यहां से चुरा ले गए, और इनके जीन्स का अपनी लोकल वैरायटी के साथ जोड़कर इस्तेमाल करके उन्होंने एक नया ब्रांडेड वैरायटी रिलीज किया कि बासमती राइस इज डिस्कवर्ड बाय अस। उन्होंने बासमती राइस के जीन्स का पेटेंट हासिल कर लिया, मालिकाना हक, कानूनन मालिक बन गए। और अगर आज आप बासमती राइस को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके रिसोर्सेज को यूज करना चाहते हैं, तो हमें उस मालिक से परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब जो चीज के मालिक हम थे, आज उसका मालिक अमेरिका हो गया है, और हमारे ही रिसोर्सेज को अब हमें ही बेच रहा है। ऐसे कब्जा चल रहा है। हमारा बासमती राइस अमेरिका की कंपनियों ने चुरा लिया। उनका अगला टारगेट था हमारा नीम का पौधा, जिसके मेडिसिनल यूज वो अपने नाम से रजिस्टर्ड करना चाहते थे। हमारा अगला टारगेट था हमारा हल्दी। हल्दी के मेडिसिनल एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी को वो अपने नाम से रजिस्टर्ड करना चाहते थे कि हमने एक ऐसा जीन डेवलप किया जिसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है, और वो हल्दी के जीन्स को इस्तेमाल करके अपने नाम से पेटेंट करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब बासमती चावल से धोखा खा चुकी थी, तो इनके ऊपर फिर ध्यान दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और इनको अपने ही नाम से रजिस्टर्ड करवा लिया। ये रिसोर्सेज तो बच गए, लेकिन आज भी ऐसे कई सारे रिसोर्सेज हैं जो हमारे ट्रेडिशनली यूज हो रहे हैं, जिनका कोई कानूनी आज तक हम मालिक नहीं बने, उनको बाहर विदेशी लोग अपने नाम से रजिस्टर्ड कर रहे और वो मालिक बन जा रहे हैं। हाँ, तो ये इस तरह का हमको हमारा नेचुरल रिसोर्सेज को सुरक्षित करना है, संरक्षित करना है, और उसके लिए जरूरी है हमको पेटेंट लॉ समझना आना चाहिए। पेटेंट कानून होता है, कोई भी प्रोडक्ट जो आपने बनाया उसको अपने नाम से आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और आप उसके कानूनन मालिक बन सकते हैं। जिसके नाम से वो प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होगा वही उसका ओरिजिनल मालिक होगा, और इस प्रोडक्ट को अगर और कोई कंपनी अब यूज करेगी तो इस मालिक की परमिशन से ही करेगी। ठीक है, तो पेटेंट एक तरह से मालिकाना हक प्रोवाइड करता है। आपको एक पेटेंट का मैं सीधा सिंपल समझाता हूं। साइंटिस्ट थे, नाम तो मुझे याद नहीं है, उन्होंने ब्लूटूथ बनाया था। ब्लूटूथ, एक वायरलेस कम्युनिकेशन, उन्होंने एक टेक्निक ढूंढा था। उस टेक्निक को उन्होंने अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लिया।
अब बाद में ये जब मालिक बन गया, अब नोकिया को अगर मोबाइल में ब्लूटूथ डालना है तो नोकिया को इससे परमिशन लेना है, सैमसंग को डालना है तो इसको लेना है, एचटीसी को डालना है तो इससे लेना है, एमआई को डालना है तो इससे लेना है। कितना सारा कंपनी इस प्रोडक्ट को यूज कर रही है और बदले में इसको क्या दे रही है? रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब इसकी परमिशन ले रही है, इसको पैसा देती है, इसको, ये मालिक है ब्लूटूथ का, इसको पैसा देती है और इसकी टेक्नोलॉजी को ये इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट में कर रही है। तो ये पावर होता है पेटेंट का। पेटेंट जिसके नाम से टेक्नोलॉजी रजिस्टर्ड है, उस टेक्नोलॉजी को बिना उस व्यक्ति की परमिशन के कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये पेटेंट लॉ उसको पावर देता है। और अगर कोई बिना परमिशन के किसी रजिस्टर्ड प्रोडक्ट को, अगर कोई कंपनी बिना परमिशन के, बिना नॉलेज के अगर उसको इस्तेमाल करती है और उसको मार्केट में बेचती है, तो वो पायरेसी कहलाएगा। पायरेसी, पायरेसी मतलब बिना परमिशन के इस्तेमाल किया। जैसे मान लीजिए अभी कोई एक फिल्म डायरेक्टर ने या फिल्म प्रोड्यूसर ने एक फिल्म बनाई, अब वो फिल्म मार्केट में जब चलेगी, टॉकीज में आएगी, तो उस प्रोड्यूसर को पैसा मिलेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, उस फिल्म का रिकॉर्डिंग करके लोग इंटरनेट पे डाल दे रहे हैं, लोग फ्री में इंटरनेट से डाउनलोड करके पिक्चर देख ले रहे हैं, तो बेचारे मालिक को पैसा नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कोई पिक्चर देखने जा ही नहीं रहा है। क्या किया? पायरेसी कर दिया हमने। वो सीडी में आने शुरू हो गई, बिना परमिशन के कॉपी कर करके मार्केट में 10-10 रुपए में सीडी बिक रही है। इंटरनेट पे आप फ्री में डाउनलोड कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये पायरेसी हो रहा है। अगर इस मालिक को पता चल जाए कि कौन आदमी मेरा कॉपी कर रहा है, तो वो एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई कर सकता है, उसको जेल हो सकती है। ये पायरेसी उसके नाम से रजिस्टर्ड है ना। माइक्रोसॉफ्ट अपने विंडो और ऑफिस रजिस्टर्ड व्यक्ति को ही बेचता है। लगभग 8 से 10 हजार रुपए कीमत होती है एक सॉफ्टवेयर की, और लोग उसको इंटरनेट से डाल के उसको इस्तेमाल कर ले रहे हैं फ्री में। लगभग 150 रुपए में आपको सीडी मिल जाएगी, आप इंस्टॉल कर लीजिए। लेकिन वो आप लीगली मालिक नहीं है, आप यूज नहीं कर सकते, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दैट इज पायरेसी, एंड पायरेसी इज ए क्राइम। पायरेसी इज ए क्राइम। यहां पे हम क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? एक्चुअली मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं, सपोज मैंने एक बहुत अच्छा जीन किसी सोर्स में देखा, और उस जीन को मैंने एक बैक्टीरिया में डालकर ये बैक्टीरिया तैयार किया, जिसमें वो बहुत अच्छा जीन है, जिससे हमको बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। और ये काम करने में मुझे लगभग 10 साल लगे, मुझे ये सब तैयार करने में। ये बैक्टीरिया मुझे मिला लगभग 10 साल की मेहनत के बाद। मैंने इतना रिसर्च किया, मैंने इसको पेटेंट कराना भूल गया। भूल क्या गया, मैं थोड़ा लेट हो गया। मेरी कंपनी में कोई आया, वो 2-4 बैक्टीरिया चुरा के ले गया और अपनी कंपनी में जाके उसने बहुत ज्यादा वो बैक्टीरिया तैयार करके तुरंत रजिस्ट्रेशन करा लिया कि ये हमने एक नया बैक्टीरिया खोजा है। तो जिसके नाम से पहले वो रजिस्टर्ड हो गया, वो उसका मालिक हो जाएगा। और ये बेचारा मेहनत कर करके बैक्टीरिया बनाकर भी मालिक नहीं है। अगर इसको भी प्रोडक्ट अब चाहिए तो इस कंपनी से लेना पड़ेगा। ये पावर होती है पेटेंट कराने की। जिस व्यक्ति के नाम से पेटेंट है, वही कानूनन उसका मालिक होता है। अगर ये कंपनी अगर इस प्रोडक्ट को इसके नाम से अगर ये रजिस्टर्ड हो जाता, और इस बैक्टीरिया को अगर ये कंपनी बिना इसके इस्तेमाल, बिना इसकी परमिशन के अगर इस्तेमाल करती, तो वो पायरेसी का केस बन जाता और इसके ऊपर कार्रवाई हो जाती। इसने जितना भी पैसा कमाया, वो पैसा इसको देना पड़ता। तो ये थोड़ा सा हमको सोचना चाहिए। हम यहां पर ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को पायरेसी किया, इसलिए इसको बोलेंगे बायोपायरेसी। बायोपायरेसी। अगर बायोलॉजिकल मॉडिफाइड प्रोडक्ट को बिना परमिशन कोई इस्तेमाल करता है, तो वो बायोपायरेसी कहलाता है। उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, उसको हर्जाना चुकाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ सकता है। तो इस तरह का हमको हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो इंडिया में है, उनको सुरक्षित कर लेना चाहिए, ताकि कोई विदेशी कंपनी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को अपने नाम से रजिस्टर्ड ना कराए। हमको पेटेंट
नियम इतने सिंपल कर देना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने लिए आसानी से पेटेंट करा सके। हम बहुत हार्ड एंड फास्ट अगर रूल बना देंगे तो मैंने अगर प्रोडक्ट बनाया है, मुझे लग रहा है कि क्या पेटेंट कराऊंगा, मुझे परेशान हो जाना पड़ेगा, कोई नहीं बनाएगा, तो ये बेचारा बिना पेटेंट का प्रोडक्ट रह जाएगा। हमको ये कानून बहुत सिंपल बना देना चाहिए। इसलिए भारत सरकार ने अपने पेटेंट कानून में कुछ सुधार किए हैं, इंडियन पार्लियामेंट ने कुछ सुधार किए हैं और ये कानून के तहत पेटेंट करने के तरीके बहुत सिंपल कर दिए गए। हर डिस्ट्रिक्ट में एक पेटेंट ऑफिस होता है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस खोला गया। अगर ये मान लीजिए आपने कोई एक नया प्रोडक्ट बनाया है जिसका फ्यूचर में बहुत इस्तेमाल हो सकता है, तो वो आप अपना पेटेंट उस ऑफिस में जाकर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको हमारा नेचुरल रिसोर्स से जो भी कुछ मिलता है, कुछ अच्छा होता है, कुछ आपने तैयार किया है, कुछ बनाया है, सबसे पहले उनको पेटेंट करो, तब लोगों की नॉलेज में जाना चाहिए कि इसने कुछ बनाया। अगर लोगों को पहले पता चल जाएगा तो आपका चोरी करके ले जाएंगे और अपने नाम से रजिस्टर्ड करा लेंगे। इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का हमारा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी आज खत्म होता है। मैंने पूरा यूनिट अपने हिसाब से आपको समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ शायद यूनिट आपको समझ में आई होगी। थोड़ा टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड थे, पहली बार आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, फिर भी बहुत सिंपल सा प्रोसेस था। हमको नेचर में ऐसे बहुत सारे टूल्स मिले जिनको इस्तेमाल करके हम मॉडिफिकेशन का काम कर रहे हैं, और मॉडिफिकेशन भी हम ह्यूमन बेनिफिट्स वाले ही कर रहे हैं। हम एनर्जी प्रोडक्शन में कुछ नया ढूंढ रहे हैं, हम कुछ एग्रीकल्चर में नया ढूंढ रहे हैं, हमको बायो रेमिडिएशन में कुछ नया ढूंढ रहे हैं। अगर प्लास्टिक को डिकम्पोज करने वाला जीन मिल जाए जो प्लास्टिक को डाइजेस्ट कर दे, अगर ऐसा जीन किसी बैक्टीरिया में मिल जाए हमको, तो फिर आप सोचिए कितना पैसा आप कमा सकते हैं। ये जीन अगर आपने ढूंढ के दे दिया तो कितने सारे देश इस प्लास्टिक की समस्या से परेशान है, वो सब आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे और आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो ये पैसा कमाना ही उद्देश्य नहीं होता। कई बार हमको नेचुरल साइंस का जो पावर है वो नेचर की साफ सफाई, उसकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमको करना चाहिए। तो बहुत सारे काम, बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारी लैब के अंदर आज भी चल रहे हैं और कोई ना कोई कमेटी उन सभी रिसर्च को कंट्रोल कर रही है। हमारे इंडिया में GEAC ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी एक्सपेरिमेंट को अपने निगरानी में, अपने नियंत्रण में रखता है। सो आई थिंक नाउ इट इज द बेस्ट एंड ऑफ दिस यूनिट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अगला हमारा यूनिट रहेगा इकोलॉजी, और वो हम